हेलो एवरीवन। तो बेटा हम लोग यहाँ पे भारत का प्रवाह तंत्र है ना, भारत का जो रिवर सिस्टम होता है वो आज इस वीडियो से हम आपका शुरू करेंगे। 3 4 5 वीडियो आएंगे जिसमें इंडिया का जो रिवर सिस्टम है, भारत की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं जिनसे आपके सवाल बनते हैं, वो सारी ही प्रमुख नदियां हम यहाँ पे कवर करेंगे। 3 से 4 वीडियो लगेंगे, उनमें हम ये आपका सारा कवर करेंगे। अब तक हम जो जो पढ़ चुके हैं वो भी मैं आपको बार बार बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं हम? इंडिया में हिमालयाज जो है वो पढ़ चुके हैं, भारत के मैदान नॉर्थ के जो प्लेन हैं वो पढ़ चुके हैं, भारत में जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं, भारत में जो भी प्लेट्यूज वगैरह हैं, भारत के जितने भी आइलैंड्स वगैरह हैं, वो हम सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। जिसने वो नहीं पढ़ा हो तो बेटा वो जाएगा चैनल पे और प्लेलिस्ट, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है प्लेलिस्ट का, और सारे वीडियोस का भी लिंक दे रखा है, वहां से आप वो सारी चीज़ें देख सकते हो। आई बटन में भी मैं आपका प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूंगा, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे अब आपका शुरू करते हैं। रिवर सिस्टम इन इंडिया है ना, भारत के प्रवाह तंत्र। अगर मैं बोलूं रिवर सिस्टम, सर ये रिवर सिस्टम और रिवर में क्या फर्क होता है, प्रवाह तंत्र और आपका नदी में क्या फर्क होता है? तो बेटा जब एक नदी बह रही होती है तो उसे हम क्या बोल देंगे? नदी, है ना। और यहीं इसी में एक सहायक नदी आके मिल जाती है, दूसरी सहायक नदी आके मिल जाती है, तीसरी सहायक नदी आके मिल जाती है, चौथी सहायक नदी आके मिल जाती है, इसकी सहायक नदियों में आके नदियां मिल जाती हैं, है ना। इस तरीके से जो आपका एक पूरा सिस्टम बनता है, इस पूरे ही सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? प्रवाह तंत्र, रिवर सिस्टम हम बोलते हैं। जहां पे एक नदी नहीं, उस नदी से संबंधित बहुत सारी नदियां, एक रिवर नहीं, उस रिवर से रिलेटेड बहुत सारी रिवर्स का एक पूरा सिस्टम मिलता है, एक कैचमेंट एरिया मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका प्रवाह तंत्र, रिवर सिस्टम। इंडिया के जो सबसे फेमस रिवर सिस्टम है या सबसे पॉपुलर है वो कौन सा है? गंगा रिवर सिस्टम, गंगा यमुना रिवर सिस्टम। या आपने सुना होगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, है ना, सिंधु प्रवाह तंत्र। या फिर आपने नर्मदा रिवर सिस्टम सुना होगा, कृष्णा कावेरी गोदावरी नदियां सुनी होंगी। तो ये इंडिया के इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। इस वाले वीडियो में हम आपका जो गंगा रिवर सिस्टम है वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। हम गंगा रिवर सिस्टम से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सारा हम यहाँ देखेंगे। तो प्रवाह तंत्र या रिवर सिस्टम आपको समझ में आया? क्या रिवर सिस्टम होता है, कैसे हम रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे, या क्या चीज़ हम रिवर सिस्टम में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फोकस क्या होते हैं, कौन सी नदी के पास कौन सा शहर है, या कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है ना, कौन सी नदी कौन कौन से शहरों से होकर बहती है, कौन सी नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है, कौन सा बांध बना हुआ है। इस तरीके के सवाल आपके जनरली होते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, रिवर सिस्टम पढ़ने से पहले हमारे लिए जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? पहली चीज़ के रिवर जो होती है ना, नदियाँ जो होती हैं, वो आपका दो पार्ट में डिवाइड की जाती हैं। नदियों को हम आपका दो भागों में आपका विभाजित करते हैं। रिवर्स को, नदियों को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। एक होगा हिमालयन रिवर, हिमालयन, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, हिमालयन, हिमालयन। एक होगा हिमालयन रिवर सिस्टम, एक होगा पेनिनसुला, पेनिनसुला रिवर सिस्टम। पराद्वीपीय भारतीय, है ना, पराद्वीपीय नदी तंत्र, और एक होगा हिमालयन रिवर सिस्टम। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस समझने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना होगा कि नदियों को जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है। अगर हम वो समझ लेंगे कि नदियों को पानी कहाँ से मिलता है, तो ये दोनों प्रवाह तंत्र, ये दोनों ही रिवर सिस्टम में हमें डिफरेंस बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं रिवर्स का वाटर सोर्स बोलूँ, नदियों का वाटर सोर्स बोलूँ, नदियों का वाटर सोर्स बोलूँ, तो यहाँ पे तीन चीज़ें आती हैं। पहला आता है ग्लेशियर, पहला आता है ग्लेशियर या हिमनद। किसी की नदी को जो पानी मिलेगा वो किससे मिलेगा? ग्लेशियर या हिमनद से मिलेगा, है ना।
जहाँ पे ग्लेशियर होंगे, ग्लेशियर धीमे धीमे पिघलते जाएंगे तो वहाँ से पानी मिलता जाएगा, तो वो पानी जो है वो नदियों में बहता जाएगा। दूसरा क्या होता है, ग्राउंड वाटर। दूसरा सोर्स जो होता है वो होता है ग्राउंड वाटर, भूजल जिसे हम बोलते हैं। ग्राउंड वाटर जो होता है, तो दूसरा सोर्स जो होता है वो क्या होता है, ग्राउंड वाटर होता है। और तीसरा क्या होता है, रेनफॉल। तीसरा क्या होता है, रेनफॉल, वर्षा। वर्षा का जो जल होता है, बारिश की वजह से जो होता है, वो भी नदियों को पानी मिलता है। तो ये तीन चीजें होती हैं जिससे किसी भी नदी को पानी मिलता है। अब देखो यही चीज समझना, हिमालय, क्योंकि हिमालय में आपको बर्फ दिखती है, तो हिमालय में आपको क्या दिखेंगे, ग्लेशियर। हिमालय में आपको ग्लेशियर दिखेंगे, हिमनद दिखेंगे। तो हिमालय से जितनी भी नदियां निकलेंगी, उनका एक वाटर का सोर्स क्या होगा, उनका वाटर का सोर्स होगा आपका ग्लेशियर। ग्राउंड वाटर भी होगा, रेनफॉल भी होगा, बारिश भी होगा, है ना। तो हिमालयन रिवर जो है वो आपको ये तीनों ही चीज़ें मिलती हैं। लेकिन क्या आपने कोई बर्फ का पहाड़ दक्षिण भारत में देखा? क्या हिमालय के अलावा कहीं और आपने बर्फ के पहाड़ देखे भारत में, ग्लेशियर या हिमनद देखे भारत में? नहीं देखे, सिर्फ हिमालय पे ही हैं। तो क्या आपको पेनिनसुला इंडियन रिवर्स जो हैं, प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं, क्या वहाँ पे आपको जो है वाटर का सोर्स ग्लेशियर होगा? नहीं होगा। वहाँ पे वाटर का सोर्स क्या होगा आपका, ग्राउंड वाटर होगा या रेनफॉल होगा, है ना। या तो वर्षा, मानसून की जो बारिश होती है उससे नदियों को पानी मिलेगा, या जो भूजल होता है वहाँ से नदियों को पानी मिलेगा। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया? यहाँ पे ग्लेशियर होंगे और यहाँ पे ग्लेशियर नहीं होंगे, यहाँ पे हिमनद होगा और यहाँ पे हिमनद नहीं होगा। एक कंसेप्ट ये समझ में आया? चलो, तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। अब इस डिफरेंस की वजह से दूसरा पॉइंट क्या बनता है भाई, दूसरा पॉइंट बनता है क्योंकि यहाँ पे हिमालयन रिवर्स पे नदियों को ग्लेशियर से पानी मिलता है, हिमनद से पानी मिलता है, तो उन्हें लगातार पानी मिलेगा क्योंकि हिमालय में हमेशा बर्फ जमती रहती है, पिघलती रहती है। तो ये नदियाँ आपकी 12 मासी नदियाँ होंगी, पेरेनियल रिवर होंगी, जो आपके 12 महीने बहती होंगी। और पेनिनसुला इंडिया की रिवर जो है, जो हिमालय के अलावा जितनी भी नदियां हैं, हिमालय के अलावा मैं आपका अरावली वाली वाली भी नदियां काउंट कर रहा हूँ, तो वो जितनी भी नदियां हैं जिनमें आपका ग्लेशियर वाटर सोर्स नहीं है, वो नदियां आपका सीजनल रिवर होती हैं। उन्हें 12 मासी पानी नहीं मिलता है, उन्हें बारिश की वजह से पानी मिलता है। तो जब सीजन होता है बारिश का तो वो बहुत ज़्यादा पानी के साथ बहती हैं, और जब बारिश वाला सीज़न नहीं होता, बारिश नहीं होती, ग्राउंड वाटर उतना नहीं मिलता, तो वो नदियाँ सूख भी जाती हैं या बहुत कम पानी बहता है उन नदियों में। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि आपका जो पेनिनसुला इंडिया रिवर्स हैं वो सीजनल होंगी, वो 12 मासी नहीं होंगी, है ना, वो मौसमी नदियाँ होंगी जो एक मौसम में बहुत ज़्यादा बहेंगी और दूसरे मौसम में हो सकता है सूख जाएं। और हिमालयन रिवर सिस्टम जो होंगी वो पेनिनसुलर होंगी, वो सॉरी पेनिनसुलर बोल रहा हूँ, वो पेरेनियल होंगी, जो 12 मासी आपको बहते हुए दिखेंगी। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ में आई। अगला एक और पॉइंट देख लेना, क्योंकि यहाँ पे लगातार पानी आ रहा है, लगातार बर्फ हिमालय पे जम रही है, लगातार वो बर्फ पिघल रही है, तो इन नदियों में पानी ज़्यादा बहेगा। ज़्यादा पानी बहेगा तो इनका कैचमेंट एरिया या आपका इरिगेशन का जो एरिया होगा, जो सिंचाई वाला क्षेत्र होगा, जिन नदी जहाँ पे इन नदियों से इस्तेमाल किया जा रहा होगा, पानी का सिंचाई की जा रही होगी, वो कैचमेंट एरिया जो है, वो फ्लड एरिया जो है, वो आपका जो बेनिफिटेड एरिया जो मैं बोलूँ, वो हिमालयन रिवर्स का ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन में आपका पेनिनसुला रिवर्स के, प्रायद्वीपीय भारत या हिमालय के अलावा जो नदियां हैं, क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा पानी ही नहीं आ रहा, तो बहुत ज़्यादा वो आपका पानी दूर तक नहीं ले जाएंगी, बहुत ज़्यादा एरिया में वो पानी वो नहीं फैलाएंगी, तो उनका जो एग्रीकल्चर बेनिफिटेड एरिया होगा वो कंपैरेटिव क्या होगा, कम होगा। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप समझना, है ना, वो आपको समझ में आनी चाहिए कि भैया प्रायद्वीपीय भारतीय नदियाँ जो हैं और हिमालयन नदियाँ जो हैं उनमें क्या फ़र्क है, या नदियों के पानी का सोर्स जो होता है वो क्या होता है। ये चीज़ें आपने समझी, ये चीज़ें आपको समझ में आई? नहीं समझ में आई होंगी तो बेटा एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझते हैं नदियों से रिलेटेड। सर आपने बोला कि जो दक्षिण भारत है वहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं है, वहाँ पे हिमनद नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में भी नदियाँ जो हैं वो पहाड़ों से ही शुरू होती हैं।
है ना। आपने सुना होगा अमरकंटक, अमरकंटक जो है लास्ट वीडियो में हमने देखे थे, माउंटेन्स वगैरह देखे थे, तो हमने देखा था अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, ताप्ती, सोन नदी जो है वो अमरकंटक से ओरिजिनेट होती हैं। वहाँ पे हिमनद तो है नहीं, वहाँ पे कोई ग्लेशियर तो है नहीं, तो वहाँ पानी कहाँ पे आ जाता है, वो भी पहाड़ों पे इतना पानी आ जाता है कि पूरी एक नदी निकल जाती है। तो सर ये पहाड़ों पे पानी आता कहाँ से है? ठीक है, ये कंसेप्ट भी हम आपका समझते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, है ना। थोड़ी सी फिजिक्स लगेगी, थोड़ी सी आपकी साइंस लगेगी इसमें, उसे समझोगे तो आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं इस रंग से, ब्राउन रंग से ये बना दे रहा हूँ एक पहाड़, है ना। ये मैंने एक हिल बना दिया, एक पहाड़ बना दिया, एक पर्वत बना दिया, हिल बना दिया। ठीक है, अब देखो ये आ रहा है आपका मॉनसून। ठीक है, ये हवाएं चल रही हैं, ये हवा चलेगी, ये हवा चलेगी, ये हवा जो है वो टकराएगी किससे? पहाड़ से। हवा चल रही है, ये हवा जो चल रही है कहाँ से टकराएगी? पहाड़ से टकराएगी। पहाड़ से टकराएगी तो ये ऊपर की तरफ चलने लगेगी, पहाड़ से टकराएगी तो ये पहाड़ पे ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगी ये सारी हवाएं, है ना। ये सारी हवाएं जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगी। अब थोड़ी सी साइंस समझना है इसमें, साइंस का बहुत छोटा सा कंसेप्ट समझना है कि जब भी कोई चीज़ गर्म होती है, जब भी हवा गर्म होती है तो उसकी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी, पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है, ज़्यादा पानी को होल्ड कर सकती है, ज़्यादा पानी को अपने साथ लेकर चल सकती है। ठीक है, और वह हवा जब ठंडी हो जाती है, वही हवा जब ठंडी हो जाती है तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो आपका कम हो जाती है, उसकी पानी को अवशोषित करने की, एब्जॉर्ब करने की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। अब यह हवा नीचे थी, है ना। और हमने दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट एक और समझ लेना कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, मौसम ठंडा होने लगता है। ट्रोपोस्फियर में हमने देखा था कि हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता है। किसी भी पहाड़ पे कभी हम जाते हैं तो कंपैरेटिव आसपास वाली जगहों से पहाड़ों पे टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, पहाड़ों पे टेम्परेचर कम होता है, मतलब पहाड़ ठंडे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये कंसेप्ट समझ में आया। अब थोड़ा सा आप चीज़ें समझना, इन दोनों को मिला देना, इन दोनों कंसेप्ट को मिला देना। हवा नीचे थी, गर्म हवा थी, कंपैरेटिव हवा जो थी वो गर्म थी, गर्म थी। अब जो हवा गर्म होगी तो उसमें वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, पानी को अवशोषित करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। यही हवा जब पहाड़ों से टकराएगी, यही हवा जब पहाड़ों से टकराएगी, टकरा के ये ऊपर की तरफ पहाड़ों पे चढ़ना शुरू कर देगी, पहाड़ों पे ऊपर की तरफ चढ़ेगी, और जब पहाड़ों पे ऊपर की तरफ चढ़ेगी तो ये हवा ठंडी होती जाएगी, क्योंकि पहाड़ों पे ऊपर टेम्परेचर क्या है, कम है। टेम्परेचर कम है तो हवा ठंडी होती जा रही है, और जब ये हवा ठंडी होती जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, हवा के ठंडे होने के कारण उसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, पानी को अवशोषित करने की शक्ति जो है वो कम होती जा रही है। अब कम होती जा रही है, लेकिन जब वो यहाँ पे थी तो गर्म थी, तो मतलब ज़्यादा पानी उसने एब्जॉर्ब कर रखा था। अब वो जो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रखा था और यहाँ पे शक्ति कम हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, जो उसने एक्स्ट्रा वाटर होल्ड किया था, जो उस पे अब वो होल्ड नहीं किया जा रहा। मतलब मैं बोलूँ कि यहाँ से वो 40 किलो पानी लेके चली थी, या मैं बोलूँ कि भाई यहाँ से आप चढ़े थे तो 40 किलो वजन लेके चढ़े थे, और आप जब ऊपर की तरफ जाओगे तो आप 40 किलो की जगह अब आप उठा सकते हो सिर्फ 20 ही किलो। तो ये हवा जो है क्योंकि ठंडी हो गई तो पानी होल्ड करने की कैपेसिटी जो पहले यहाँ 40 थी वो कितनी हो गई, यहाँ पे 20 हो गई। अब कम हो गई तो अब क्या होगा, एक्स्ट्रा पानी क्या होगा सर, एक्स्ट्रा पानी आपका बारिश की फॉर्म में जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करेगी, यहाँ पे बारिश करवा देगी, ये क्या करेगी, यहाँ पे बारिश करवा देगी, ये हवा यहाँ पे बारिश करवा देगी, इसकी वजह से बारिश हो जाएगी, है ना। अब बारिश हो गई तो वो बारिश से जो पानी होगा वो फिसल के लुढ़क के कहाँ आ जाएगा, पहाड़ से नीचे आने लगेगा। पूरे पहाड़ पे जो बारिश हुई उससे पानी क्या होगा, नीचे आने लगेगा, और यही पानी जो है वो बाद में क्या बना लेगा, रिवर या नदी बना लेगा। तो समझ में आया कि पहाड़ों पे ग्लेशियर नहीं होता, हिमनद नहीं होता दक्षिण भारत के पहाड़ों पे, फिर भी जो बारिश आपका नदियाँ निकलती हैं वो दक्षिण भारत में पहाड़ों से ही निकलती हैं। रीज़न मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया, इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसके अलावा
कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इसमें समझाने की ज़रूरत हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया दक्षिण भारत में जो नदियाँ होती हैं ना, वहाँ पे ग्लेशियर तो नहीं होते, फिर भी नदी पहाड़ से क्यों निकलती है? इस कारण की वजह से निकलती है। समझ में आया है कि नदियाँ पहाड़ों से क्यों निकलती हैं दक्षिण भारत में भी, और उत्तर भारत में क्यों निकलती हैं? क्योंकि ग्लेशियर होते हैं, हिमनद होते हैं, इस वजह से उत्तर भारत में पहाड़ों से निकलती हैं नदियाँ। ठीक है, चलो, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि नदियाँ पहाड़ों से क्यों निकलती हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट अगर आपने पढ़ लिया ना, अब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। रिवर सिस्टम अब हम आराम से पढ़ सकते हैं। अब हमने देख लिया कि नदियाँ पहाड़ों से क्यों निकलती हैं। हमने देखा कि आपका हिमालय की नदी और पराद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उनमें क्या फ़र्क है, क्यों हिमालय की नदी जो है वो बारहमासी नदियाँ हैं, लगातार उनमें पानी मिलता है, और क्यों आपका जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं उन्हें हम सीजनल रिवर्स बोलते हैं, उन्हें हम आपका मौसमी नदियाँ बोलते हैं। क्यों उसका कैचमेंट एरिया हिमालय की रिवर का ज़्यादा होता है, क्यों हिमालय की रिवर का जो आपका बेनिफिटेड एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि पेनिनसुला इंडिया का बेनिफिटेड एरिया जो होता है वो कम होता है ना। ये हमने पूरा देखा, वाटर सोर्सेज भी हमने तीनों के देखे। ठीक है, अब चलो, अब हम आपकी नदियाँ पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम आपका नदियाँ पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे गंगा से। हम लोग शुरू करेंगे गंगा से, गंगा नदी से, है ना। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? गंगा नहीं, गलत है। सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। दोनों में डिफरेंस याद रखना, कंफ्यूज मत होना। भारत की सबसे बड़ी नदी, बड़ी का मतलब जो ज़्यादा पानी लेके जाती है, वो ब्रह्मपुत्र है। लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा। वापस आते हैं, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा। कितनी लंबाई? 2525 किलोमीटर, या फिर कुछ सोर्सेज में 2510 किलोमीटर भी दे रखा है ना। किसी किसी सोर्सेज में 2510 किलोमीटर भी दे रखा है, किसी किसी सोर्सेज में 2525 भी दे रखा है। याद रखना, या तो 2525 बोल दूं, 2525 बोल दूं, या 2510 किलोमीटर बोल दूं। आपका अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग दे रखा है, बट भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा नदी है। गंगा आपकी रिवर है। ठीक है, चलो, गंगा ओरिजिनेट कहाँ से होती है? बोलते हैं गंगोत्री से होती है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है। गंगा गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको गंगा का एक पूरा प्लान बनाता हूँ, और वो जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। पूरा ऐसे आप अपनी कॉपी पे भी बना लेना, बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए, है ना। अब देखो, यहाँ पे एक रिवर निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, है ना। यहाँ पे एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा। अब देखो, ये गंगा का पूरा मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम बना देते हैं डेल्टा। यहाँ पे हम बना देते हैं क्या? डेल्टा। ये बना देता हूँ डेल्टा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक नदी है आपका अलकनंदा। अलकनंदा नदी जो है ना, सतोपंत ग्लेशियर करके है, सतोपंत हिमनद है, जहाँ से एक नदी निकलती है अलकनंदा। हमेशा याद रखना, कोई भी बड़ी नदी होती है वो छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनती है। तो हम वही समझेंगे कि गंगा किन छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनती है। या आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है पंच प्रयाग का। पंच प्रयाग, वो पंच प्रयाग भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये नदी अलकनंदा है। अलकनंदा में एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या होता है? दोहली गंगा, है ना। दोहली गंगा, दोहली गंगा, और ये क्या है? अलकनंदा। ये मिलती हैं, और ये पॉइंट मैंने क्या बोल दिया? ए पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं दोहली गंगा और अलकनंदा नदी, ठीक है। अगली नदी मैं अगले कलर से बना देता हूँ। यहाँ से एक नदी निकलती है नंदाकिनी। नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी निकलती है। नंदाकिनी नदी निकलती है, ये क्या है? ये बी पॉइंट पे जाके मिल जाती है। ये बी पॉइंट पे जाके मिल जाती है अलकनंदा से। अगली नदी में बना देता हूँ आपका यहाँ पे ये
यहाँ से एक नदी निकलती है पिंडर, यहाँ से एक नदी निकलती है पिंडर, ये सी पॉइंट पे जाके मिल जाती है गंगा से, है ना। अगली नदी निकलती है आपका, इससे बना देता हूँ, अगली नदी निकलती है मंदाकिनी, मंदाकिनी, ये डी पॉइंट पे जाके मिल जाती है किससे, अलखनंदा से। और अगली नदी में बना देता हूँ आपका, रेड से ही बना दूं या फिर वाइट से बना देता हूँ। अगली नदी यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी, और ये ई पॉइंट पे भागीरथी, ये ई पॉइंट पे जाके मिल जाती है किससे, अलखनंदा से। तो ये जो 5 जगह हैं ABCDE, ये 5 प्रयाग होते हैं। सर प्रयाग क्या होता है, प्रयाग वो जगह होती है जहाँ पे 2 नदियाँ मिलती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रयाग। तो ये आपने देखा कि अलखनंदा से 5 अलग अलग नदियाँ मिल रही हैं और वो क्या बना रही हैं, आपके 5 प्रयाग बना रही हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पंच प्रयाग। ठीक है। और इसके बाद देखो, इसके बाद यही अलखनंदा नदी किस नाम से जानी जाएगी, गंगा के नाम से जानी जाएगी यही अलखनंदा नदी। ठीक है। तो 5वां जो प्रयाग है उसके बाद से आपकी जो है गंगा जानी जाती है, अलखनंदा का नाम जो है वो बदल के क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। ठीक है। चलो, अब ये पंच प्रयाग आपको समझ में आए कि 5 प्रयाग जो हैं, है ना। अब देखो, ये जो भागीरथी नदी है, अब मैं कुछ चीज़ें और भी बताता हूँ, ये समझना, मैं पंच प्रयाग भी लिख दूंगा अभी। यहाँ पे 2-3 चीज़ें और समझना। आपने सुना होगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो जहाँ से अलखनंदा नदी निकलती है, जहाँ से अलखनंदा नदी निकलती है उसके पास है आपका बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। जहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है वहां से क्या है, बद्रीनाथ। जहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है वहां पे है आपका केदारनाथ। जहाँ से मंदाकिनी निकलती है उसके पास क्या है, केदारनाथ। जहाँ से भागीरथी निकलती है वहां से क्या है आपका, गंगोत्री। और यहाँ पे बंदर पूंछ है या इधर यमुना है, जहाँ से यमुना निकलती है वहां पे आपका यमुनोत्री। ठीक है। तो ये 4 धाम, छोटे 4 धाम बोले जाते हैं या उत्तराखंड के 4 धाम बोले जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। कहाँ पर हैं सर, अलकनंदा नदी निकलती है उसके पास है बद्रीनाथ, केदारनाथ किसकी नदी के पास है, मंदाकिनी नदी के पास है, भागीरथी नदी के पास है गंगोत्री, है ना, गौमुख गंगोत्री जो आपका ग्लेशियर है। तो आपका देखो गंगोत्री ग्लेशियर, अब देखो यहाँ से भागीरथी, तो गंगा का इनिशियल नेम, गंगा शुरू में किस नाम से जानी जा रही है, भागीरथी। और इस प्रयाग के बाद देव प्रयाग बोलते हैं, अभी ये मैं बता भी दूंगा 5 प्रयाग। देव प्रयाग के बाद ये क्या कहलाती है आपकी, गंगा कहलाती है। ठीक है। तो अब मैप पे देखो तो कंफ्यूज मत हो जाना कि गौमुख से या गंगोत्री से तो आपका भागीरथी निकल रही है ना बेटा। भागीरथी बाद में क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है, जो 5 प्रयाग या देव प्रयाग के बाद कहलाती है। अब चलिए 5 प्रयाग याद करवा देता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे देखो धौली गंगा, अलकनंदा तो कॉमन है, तो यहाँ पे डी एक ट्रिक याद रखेंगे क्या, मैं इधर लिख भी देता हूँ, चलो आपका इधर मैं लिख देता हूँ आपका DAV, DAV मतलब धौली गंगा, अलकनंदा और जो ए पॉइंट होगा उसे हम क्या बोल देंगे, विष्णु प्रयाग। ए पॉइंट जो होगा उसे हम क्या बोल देंगे, विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग। ट्रिक याद रखेंगे, DAV, दोहली गंगा, अलकनंदा, विष्णु प्रयाग। ठीक है। बी पॉइंट है, बी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, NAN, नंदाकिनी, अलकनंदा, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है। नंदाकिनी, अलकनंदा, नंद प्रयाग, NAN। अगला है P, PAK, है ना, सी पॉइंट पे आके मिली PAK। पिंडर, पिंडर, अलकनंदा,
कर्णप्रयाग, पिंडर, अलकनंदा, कर्णप्रयाग। उसके बाद है एम ए आर, एम ए आर, डी जो है वहां पे है एम ए आर, मंदाकिनी, अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और फाइनली आपका बी ए डी, ई पॉइंट क्या है आपका, बी ए डी, है ना, भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग। ये 5 प्रयाग जो हैं वो मैंने आपको बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 प्रयाग। आपके ABCD 5 पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स लिख रखे हैं वो याद रखना, बहुत इजीली आपको ये 5 प्रयाग जो हैं वो याद हो जाएंगे। ये पांचों प्रयाग आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे, तो इस तरीके से आप याद करोगे ये आपको याद हो जाएंगे। और ऐसा जैसे मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ ना, ये बना लेना, ये बना लेना डायग्राम, ये बहुत यूज़फुल होगा आपका। पांचों प्रयाग बन जाएंगे, इधर से यमुनोत्री से यमुना निकली, इलाहाबाद में आके मिल जाएगी, इधर से रामगंगा वगैरह आएगी, वो भी हम डायग्राम पे देखते जाएंगे, बनाते जाएंगे। और फाइनली आपका ये क्या है, वेस्ट बंगाल में जाके डेल्टा बना लेगी, सुंदरबन डेल्टा बना लेगी, ठीक है। या फिर देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ भागीरथी नदी जो है, यहाँ पे एक डैम बना हुआ है, इस तरीके से हम डैम बना लेंगे, बांध बना लेंगे। वो डैम क्या है, तिहरी डैम बना हुआ है ना। तो हम इस तरीके से डायग्राम बनाते जाएंगे। ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आई, पांचों प्रयाग समझ में आए। अब देखो देव प्रयाग के बाद, है ना, ये जो ई था देव प्रयाग, देव प्रयाग के बाद ये क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है ना। तो गंगा को या भागीरथी को देव प्रयाग के बाद क्या बोला जाता है, गंगा बोला जाता है। गंगा के बारे में कुछ पॉइंट्स डायरेक्ट बताता जाता हूँ, याद रखना। भारत की सबसे लंबी नदी, लंबाई कितनी थी, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर या 2510 किलोमीटर लंबाई थी। भारत की राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, गंगा बोला जाता है, ठीक है। गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है, सर गंगा 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड से होकर बहती है, यूपी में आती है, यूपी के अलावा ये आपका तीसरी जगह कहाँ जाती है, आपका बिहार में जाती है, झारखंड में जाती है और वेस्ट बंगाल में जाती है। तो आपके 5 राज्यों से होकर बहती है गंगा नदी। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आपने देख लिया, ये नोट कर लिया। चलो डायग्राम की फॉर्म में हम आपको देख लेते हैं। देखो ये 5 प्रयाग का डायग्राम मैंने लगा रखा है। पांचों प्रयाग, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दोहली गंगा, अलकनंदा, विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी, अलकनंदा, नंद प्रयाग, पिंडर, अलकनंदा, कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी, अलकनंदा, रुद्र प्रयाग, और गंगोत्री से भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग। देव प्रयाग के बाद ये आ जाएगी आपकी गंगा रिवर आ जाएगी। उधर बाद में यमुनोत्री से यमुना निकली जो बंदरपूंछ से, जो बाद में जाके गंगा में मिल जाएगी। इसी का एक और डायग्राम आपका देख लेते हैं। वो डायग्राम देखो ये वाला दे रखा है ना, ये भी आपका जूम डायग्राम दे रखा है। इस जूम डायग्राम को भी आप देखोगे, चलो इस तरीके से आप देख लो, ये मैंने पूरा जूम करके लगा दिया है ना। यहाँ पे भी आपको वो पांचों जगह जो है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, वो डिटेल में दिख जाएंगे। अलकनंदा दिख जाएगी, इधर गंगोत्री दिख रहा है, इधर आपको केदारनाथ दिख रहा है, इधर आपको बद्रीनाथ, आसपास बद्रीनाथ दिख रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। चलो जितनी भी ये चीज़ें समझाई वो समझ में आई। अब चलो, अब हम यहाँ पे गंगा का दोबारा से मैप देखते हैं। अब देखो यहाँ गंगा रिवर निकल रही है, ये गंगा नदी निकल रही है ना। अब गंगा नदी 5 राज्यों से बह रही है। उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद आपका क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के बाद ये कहाँ चली गई, बिहार वाले एरिया में, बिहार वाले एरिया के बाद ये कुछ हिस्सा झारखंड का, और फिर कहाँ चली जाएगी, वेस्ट बंगाल में चली जाएगी, बंगाल में चली जाएगी ये नदी। कुछ हिस्सा इसका फरक्का बैराज से टूट के कहाँ चला जाएगा, बांग्लादेश में चला जाएगा, ठीक है। तो भारत के कितने राज्यों से होकर गंगा बहती है, आंसर होगा भारत में 5 राज्यों से होकर गंगा बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। कौन से राज्य से सबसे ज्यादा बहती है,
सर ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहती है। कौन से राज्य में सबसे कम बहती है? सर ये झारखंड में सबसे कम बहती है। झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट से, एक ज़िले से होकर गुजरती है। साहिबाबाद करके आपका एक डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड में है, जहाँ से ये गुजरती है। ठीक है। कौन से और देश में गंगा बहती है? गंगा भारत के अलावा कहाँ पे बहती है? आपका बांग्लादेश में भी गंगा बहती है। गंगा का बांग्लादेश में क्या नाम है? तो गंगा का बांग्लादेश में नाम क्या है? पद्मा। यहाँ पे देखो दिखा भी रखा है, गंगा का बांग्लादेश में क्या नाम है? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा जो है वो पद्मा के नाम से जानी जाती है। यहाँ तक सारे पॉइंट देखो, मैप पे दिख रहे हैं आपको, सारे पॉइंट्स दिखाए हैं मैंने, रटने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगले पॉइंट्स कुछ समझना। गंगा में एक डॉल्फिन है। इंडिया में दो जगह डॉल्फिन मिलती है, दो नदियां हैं जहाँ पे डॉल्फिन मिलती है। एक तो गंगा में मिलती है डॉल्फिन, और दूसरा कहाँ मिलती है? इंडस या सिंधु नदी में आपको डॉल्फिन मिलती है ना। दो जगह डॉल्फिन मिलेगी, गंगा में और सिंधु नदी में, है ना। तो ये जो आपकी गंगा नदी की डॉल्फिन है, उसे आपका राष्ट्रीय जल जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया, है ना। और उसे हम आपका किस नाम से जानते हैं? उसे हम सू सू। ठीक है, जब ये निकलती है ना तो ये आवाज करती है, सू सू करके ये आवाज करती है। सांस लेती है ना इस तरीके से, सांस लेगी ऐसी आवाज करेगी, तो सू सू करके आवाज करेगी। तो आपका नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जल जीव जो है, उसे हम कौन सी मछली को बोलते हैं? एक आपका गैंगेटिक डॉल्फिन। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन जो है, उसे हम राष्ट्रीय जल जीव बोलते हैं। ये चीज भी याद रखना। यहाँ तक समझ में आया? चलो कुछ और चीजें देखते हैं। अब देखो गंगा जो है ना, यहाँ से बहना शुरू करी, गंगा बहना शुरू करी, यहाँ पे एक जगह आ जाती है हरिद्वार। यहाँ पे एक जगह आ जाती है हरिद्वार, हरिद्वार आ जाता है। हरिद्वार, द्वार मैंने बताया था जब नॉर्दर्न प्लेन पढ़ाया था ना, तब द्वार और दून में फ़र्क बताया था। नहीं देखा होगा बेटा, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख लो नॉर्दर्न प्लेन वाला वीडियो, है ना। यहाँ पे अब द्वार वो जगह होती है जिससे पहले आपके क्या होते हैं? माउंटेन्स होते हैं, और उसके बाद मैदान शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए गंगा जो है वो मैदानी क्षेत्रों में कब से बहना शुरू करती है, तो आंसर होगा सर हरिद्वार के बाद गंगा जो है वो मैदानी क्षेत्रों में बहना शुरू करती है। याद रहेगा कि गंगा मैदानी क्षेत्रों में एंटर कहाँ से करती है? सर हरिद्वार से गंगा जो है वो मैदानी क्षेत्रों में एंटर करती है। ठीक है, चलो गंगा के तट पे प्रमुख शहर बोले जाएं तो देखो यहाँ पे आपको एक शहर दिख रहा होगा, प्रयागराज, है ना। गंगा और यमुना मिल जाती हैं। हरिद्वार यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, हरिद्वार या ऋषिकेश मैंने बता दिया। ठीक है, उसके अलावा आपका कुछ और शहर जो गंगा के तट या गंगा के किनारे पे हैं, वो हैं आपके कौन से? इधर आ जाता है आपका नरौरा आ जाता है, जो आपका गंगा के तट पर है। या और हम आगे बढ़ते हैं, वैसे तो आपने गढ़गंगा सुनी होगी, है ना। आपका गढ़गंगा जो है, गढ़मुक्तेश्वर जो है वो भी इधर ही है आपका, जो गंगा के तट पे आ जाता है। आगे हम बढ़ते हैं तो आपने कानपुर सुना होगा, गंगा के तट पे आ जाता है ना। और आगे हम बढ़ते हैं तो इधर आपका बिहार में पटना जो है, बिहार में पटना जो है, और इधर प्रयागराज के बाद इधर जो है वो आपका कौन सा एरिया आ जाता है? जो बनारस वाला एरिया आ जाता है। तो बनारस हो गया, पटना हो गया, आपका प्रयागराज हो गया, कानपुर वाला एरिया हो गया, आपका नरौरा जो अलीगढ़ के पास है, ऋषिकेश वाला जो एरिया हो गया, है ना, ऋषिकेश वाला सिटी। उधर आपका यहाँ पे आपका साहिबगंज वाला जो डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ से मुड़ जाती है, और फिर इधर आपका पद्मा और इधर हुगली के नाम से ये गंगा जानी जाती है। हुगली के किनारे आपका कोलकाता है। तो ये कुछ प्रमुख शहर हैं जो कौन सी नदी पे मिलते हैं आपको? गंगा नदी के तट पर मिलते हैं आपको। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? प्रमुख शहर हमने डिस्कस कर लिए, ओरिजिन वगैरह शुरू कर लिया, डिस्कस कर लिया, कितने राज्यों से होकर बहती है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं गंगा नदी से संबंधित। गंगा की सहायक नदियों की अगर बात करी जाए, जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, तो देखो आपको सहायक नदी देखने को मिलती है। यहाँ से मिल रही है आपको यमुना, यमुना सहायक नदी है जो गंगा की, जो प्रयागराज में जाके मिल जाती है।
भले यमुना की भी कई सारी सहायक नदी हैं, टोंस हो गई, सिंध हो गई, चंबल हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, ये हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, बाद में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन अभी हम अगर गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो यमुना, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। या भारत में जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें से सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो क्या है, आपका यमुना रिवर है। और यमुना गंगा के आपकी क्या है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है ना। बहाव का डायरेक्शन जो होता है उसकी तरफ हम देखते हैं, तो इधर ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और इधर आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा आपका पूर्वी और कौन सा पश्चिमी, मतलब पूर्व पश्चिम तो नहीं, कौन सा दाएं और बाएं की तरफ से सहायक नदियां हैं। तो दाएं की तरफ से राइट हैंड ट्रिब्यूटरी क्या है, आपका यमुना है। ठीक है, इसके अलावा देखो इधर दे रखा है सोन नदी, ये भी क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इधर आती हैं राम गंगा, गोमती, घग्गर, गंधक, कोसी, ये भी सारी क्या हैं, गंगा की सहायक नदियां हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये सारी ट्रिब्यूटरीज देखो मैप पे यहाँ पे आपको दिख रही हैं। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो आप याद रखोगे, यहाँ से सवाल आपके बनते हैं। और आजकल याद रखना सहायक नदियों से ज़्यादा सवाल बन रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करने की कोशिश करते हैं, तो ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वो आपकी ज़्यादा पूछी जा रही हैं, तो उन पर थोड़ा सा फोकस करके चलना। तो गंगा की हमने सहायक नदियाँ देख ली, ठीक है। अब चलो एक चीज़ हम और देखते हैं, जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी की जो आपकी एक वो थी, क्या थी आपका वो ये भागीरथी नदी, भागीरथी नदी पे एक डैम बनता है, भागीरथी नदी पे एक डैम बनता है टिहरी, ये टिहरी देख रहे हो ना, टिहरी, टिहरी के पास एक डैम बनता है भागीरथी नदी पे, जिसे टिहरी डैम बोलते हैं, टिहरी डैम या टिहरी डैम बोलते हैं। ये जो टिहरी डैम है ना, इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट क्या है, 260.5 मीटर, 260.5 मीटर। कलर अगर नहीं दिख रहा तो मैं ब्लू कर देता हूँ, वो शायद दिखेगा। 260.5 मीटर की इसकी हाइट है ना। तो 260.5 मीटर की इसकी हाइट है। कुछ बुकों में इसे 260 भी बोल रखा होता है, कुछ में इसे 261 मीटर भी बोल रखा होता है। कुछ बुकों में इसे 260 मीटर भी बोल रखा है, कुछ में 261 मीटर भी बोल रखा है। इंडिया का हाईएस्ट डैम है, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो क्या है, टिहरी डैम। ठीक है, कौन सी नदी पे, भागीरथी नदी पे बना हुआ है। टिहरी में ऊंचाई कितनी है, 260.5 मीटर। कुछ बुकों में 260 दे रखा होगा, कुछ में 261 दे रखा होगा। जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और ये एक पहाड़ के नीचे बना हुआ है, पहाड़ के नीचे पूरा ही एक सिस्टम लगा रखा है जिससे ये आपका टिहरी डैम बना हुआ है। यहाँ पे टिहरी लेक भी बन गई है, बांध बनेगा उसके पीछे क्या होगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा, लेक बन जाएगा। और वहाँ पे मालदीव्स में जैसे आपके दे रखे हैं ना बोट के, आपके वो हाउसेज दे रखे हैं, बीच हाउसेज वगैरह जो दे रखे होते हैं, वुडन हाउसेज जो दे रखे होते हैं, वैसे हाउसेज बना रखे हैं। वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं। तो पूरा डैम पे आपका अच्छा खासा टूरिज्म जो है वो डेवलप हो रहा है। घूमने जाओ, देखने जाओ, ये देखने जाओगे मज़ा आएगा। काफ़ी बड़ा डैम आपका बना हुआ है ये, है ना। तो टिहरी डैम क्या है, भागीरथी नदी पे, जो गंगा की सहायक नदी है, जो आपका देवप्रयाग में जाके अलकनंदा से मिल जाती है, जिसे हम गंगा बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे गंगा के बारे में हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। इसी को हम आपका यहाँ पे स्लाइड फॉर्म में देख लेते हैं कि कौन से ग्लेशियर से निकलती है। आपका गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, सबसे लंबी नदी है, राष्ट्रीय नदी है। गैंगेटिक डॉल्फिन जो होती है उसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय आपका वो जलीय जीव घोषित किया गया। पटना, भागलपुर, इलाहाबाद, ऋषिकेश, आपका वाराणसी, भागलपुर, और ये आपके सब जगह से, या कोलकाता वगैरह से भी, कोलकाता में हुगली हो जाता है ना वेस्ट बंगाल में इसका नाम, ठीक है, वहाँ से निकलती है। फिर हमने इधर कुछ पॉइंट देख लिए, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है हरिद्वार से। कुछ इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी,
अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, गोमती, सरयू। सरयू जो अयोध्या, अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है। सरयू जो है वो आपका गंगा की सहायक नदी है। राप्ती गंगा की सहायक नदी है, और राप्ती नदी के किनारे क्या है आपका, गोरखपुर जो आपका है ना स्थित है, वो कहाँ पे है, राप्ती नदी के किनारे। गंडक, कोसी, सोन, महानदी, ये आपका जो है वो गंगा की सहायक नदियां हैं। एक डैम बना हुआ है फरक्का बैराज, हमने देखा था ना फरक्का बैराज, देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था, फरक्का बैराज, जहाँ से दो भागों में गंगा विभाजित हो गई थी। एक भाग पद्मा नदी के नाम से जाना गया जो बांग्लादेश चला गया, और दूसरा हुगली के नाम से जाना गया जो भारत में रहा, है ना। तो फरक्का बैराज बना हुआ है गंगा नदी पे, है ना। और टिहरी डैम, टिहरी डैम बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है, जो आपका रशियन टेक्नोलॉजी जो है उसकी हेल्प से बना हुआ है। और यही टिहरी जो है, उस टिहरी से याद रखना, टिहरी मूवमेंट चला था, या आपका कौन सा मूवमेंट चला था, चिपको आंदोलन चला था, जो आपका उत्तराखंड में चला था। किसने चलाया था, सुंदर लाल बहुगुणा ने चलाया था आपका टिहरी मूवमेंट, या आपका चिपको मूवमेंट चलाया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में, है ना। आगे जो यमुना या और जो सहायक नदियां हैं, वो सारी चीज़ें हम आपके नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।